हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी कॉमर्स पे। मेरा नाम है सी दीपक पटेल और मैं आज इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 11 अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो आज हम इसको देखेंगे और सबसे पहली बात, ये जो नोट्स है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप पीडीएफ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर पीडीएफ। आप देख सकते हो पीडीएफ फाइल जो है वो ओपन है। चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर नंबर 11 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी अभी तक हम अकाउंटिंग कर रहे थे वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स थे, यानी कि हम खुद ही जर्नल बना रहे थे, खुद ही लेजर बना रहे थे, खुद ही ट्रायल बैलेंस बना रहे थे और खुद ही फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे। तो अब क्या करना है, अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करना है। अरे भैया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट कैसन करेंगे? कैसन करेंगे तो जानेंगे सब कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग क्या है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब जो डबल एंट्री सिस्टम नहीं अपनाते, यानी कि कौन सा सिस्टम अपनाते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर ट्रांजेक्शन को कभी कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल हुआ है, क्रेडिट परचेज हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ गया, इफ़ वन साइड एंट्री और नो एंट्री फॉर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, इट इज़ क्लासिफाइड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। समझ आया आपको कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन या तो वन टाइम रिकॉर्ड, मतलब या तो वन साइडेड रिकॉर्डिंग हो उसकी, या फिर कोई एंट्री ही ना हो, तब उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कौन बनाता है? जो छोटे दुकानदार हैं, फॉर एग्जांपल जो पान ठेले वाला है, वो क्या डबल एंट्री सिस्टम जानता है? पान ठेले वाला नहीं जानता। जो आप बाहर मोमोज खाने जाते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम जानता है? नहीं जानता। क्या जो आप बाहर किराना स्टोर में जाते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम जानता है? नहीं जानता। तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट फॉलो करते हैं, क्योंकि वो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल शॉपकीपर के केस में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो सकता है। या फिर ऐसा हुआ हो कि एक कंपनी है, वो कंपनी जो है वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है, उसका बढ़िया सा एक अकाउंट्स का ऑफिस है, पर अकाउंट्स के ऑफिस में आग लग गई। अब आग लगी तो क्या हुआ? सारे रिकॉर्ड्स जल के खाक हो गए। अब सारे रिकॉर्ड्स जल के खाक हो गए तो उसके पास तो कोई डबल एंट्री सिस्टम बचा ही नहीं। तो वो क्या करेगा? एक एस्टिमेट करेगा सिंगल एंट्री सिस्टम से कि कौन से अकाउंट के कितने कितने बैलेंस थे। ठीक है, इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस द रिकॉर्ड में बिकम इनकम्प्लीट ड्यू टू लॉस बाय थेफ्ट, फायर और ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज। ठीक है, फिर फीचर्स क्या क्या होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के? फीचर्स यानी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। सबसे पहले, बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं होता। जब मूड होता है एंट्री पास करते हैं, जब मूड होता है एंट्री पास नहीं करते। बढ़िया चल रहा है जी। इन दिस सिस्टम द रिकॉर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन प्रॉपरली। यानी कि कैश ट्रांजैक्शन तो भैया मेंटेन करेंगे, क्यों? क्योंकि रोकड़े का सवाल है भैया, पैसे का सवाल बाबू भैया। तो जब पैसे का सवाल है तो उसकी तो रिकॉर्डिंग अच्छे से बनती है। तो कैश ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड किया और पर्सनल अकाउंट को भी अच्छे से मेंटेन किया। यानी कि अगर किसी का पर्सनल अकाउंट है तो उसको भी अच्छे से मेंटेन किया। तो कौन से अकाउंट मेंटेन नहीं करते? इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, लॉसेस, ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं करते। रिवेन्यू, गेन, एक्सपेंस, लॉस, एसेट और लायबिलिटी, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं रहता है। ठीक है, फिर कैश बुक ऑफन कंटेन्स रिकॉर्ड्स फॉर द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस बंदे ने अपने लिए कपड़े खरीदे तो उसकी भी एंट्री वो कैश में करके रखते हैं, क्योंकि कैश जा रहा है भैया, हम एंट्री करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है भैया, वो आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो ड्राइंग्स में जाएगा। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी ओनर लोग बिजनेस में डाल देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से तो क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। कंपेरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी अमॉन्ग द अकाउंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रिकॉर्ड्स एज कन्वीनियंट टू देम। जिसको जैसा सही लग रहा है वो वैसा एंट्री पास कर रहा है। तो ऐसे में कोई भी अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं हो सकते। ठीक है,
The system result in increased dependence on original vouchers because figure necessary to ascertain profit and loss or other information can be collected only from the original vouchers such as sales invoice, purchase invoice, etc. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाउचर्स, क्योंकि अगर वाउचर्स होंगे तब आप उसको कंप्लीट रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर पाओगे। वाउचर्स होंगे ही नहीं फिर तो भगवान मालिक है जी, फिर तो भगवान मालिक है जी कि आप कैसे इसको रिकॉर्ड कर लोगे। प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एसर्टेन यूजिंग दिस सिस्टम इज नॉट हाईली रिलायबल। ये तो हमको पता ही है भैया कि कोई भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला आके अपना प्रॉफिट दिखाएगा तो हम उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एस्टिमेट के बेसिस पे रहता है, एक्चुअल नहीं रहता। बैलेंस शीट भी जो है वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता है, ट्रू एंड कंप्लीट पिक्चर एसेट एंड लायबिलिटी का नहीं दिखाता है, क्योंकि वो भी एस्टिमेट के बेसिस पे बना है, कोई भी इसमें सही से एंट्री पास नहीं हुई है, इसलिए हम इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे भरोसा नहीं कर सकते, कैसे का क्या मतलब है, भरोसा नहीं कर सकते। जैसे हम अपने एक्स पे भरोसा नहीं करते वैसे ही हम इस पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर रीज़न क्या है भाई साहब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले रीज़न बताया था, फिर भी एक बार रीज़न ऑफ इनकम्प्लीटनेस, क्योंकि ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, ना आपको डेबिट क्रेडिट सीखना है, ना आपको एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखना है, ना आपको लेजर बनाना सीखना है, ना ट्रायल बैलेंस, ना फाइनल अकाउंट्स, कुछ नहीं। जब मन हो रहा है रिकॉर्ड करो, जब अच्छा लग रहा है तब लिखो, अच्छा नहीं लग रहा है तब मत लिखो। तो ईजी है, बहुत ईजी है, छोटे लोगों के लिए ईजी है। इनएक्सपेंसिव मोड है, क्योंकि भाई साहब इसके लिए अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी बंदा अपने घर पे ही सिंगल एंट्री सिस्टम कर सकता है। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई ऐसा मेथड वेथड नहीं है, आप क्या सोच रहे हो मेथड है, नहीं भैया मेथड नहीं है, ये कैलकुलेटर लो, अपना हिसाब किताब करो, प्लस माइनस करो, कहानी ख़त्म, कोई ऐसा मेथड नहीं होता इसका। ठीक है, सेव्स टाइम, टाइम बहुत बचाता है भाई, टाइम बहुत बचाता है। ऐस करने का टाइम फुल मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि एंट्रीज नहीं करनी है, कोई बुक्स मेंटेन नहीं करना है, कोई लेजर फोलियो जर्नल फोलियो का लफड़ा ही नहीं है, तो सेव टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। ठीक है, फिर ओनर कैन रिकॉर्ड ओनली द इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन एंड नॉट रिकॉर्ड द लेस इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन एज पर देयर नीड, मेकिंग दिस मोड अ कन्वीनियंट मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ओनर को लगता है अगर कोई ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है तो उसको रिकॉर्ड करेगा, अगर लगता है ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि कौन चेक करने आ रहा है भैया, वो तो अपने मर्जी का मालिक है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाना यानी कि बहुत ही ईजी हो जाता है उसको बनाना, बहुत ही ईजी हो जाता है मेंटेन करना। ठीक है, अब आते हैं लिमिटेशन। अरे भाई साहब, जो भी आपने फीचर्स पढ़े या फिर जो भी अभी आपने पढ़ा रीज़न ऑफ इनकम्प्लीटनेस, यही तो इसके लिमिटेशन है, यही तो इसके लिमिटेशन है। एक्यूरेसी नहीं रहती, पता है हमको एक्यूरेसी नहीं रहती भैया, हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। फाइनेंशियल रिजल्ट सही से नहीं दिखते, पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से नहीं दिखते, पता है भैया। और प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते, फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। जब अकाउंट्स होंगे ही नहीं तो कौन सी फ्यूचर प्लानिंग भैया, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी। डिफ़िकल्ट होता है इंश्योरेंस को क्लेम करना इन केस ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री। क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपने अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किए, तो आप कैसे इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करोगे कि मेरा लॉस सही में हुआ है। तो डिफ़िकल्टी बहुत जाएगी लॉस को क्लेम करने के लिए। टैक्स अथॉरिटीज़ कन्विंस नहीं होते ईजिली। क्यों कन्विंस होंगे भैया टैक्स अथॉरिटीज़, अगर आप करोड़ों का धंधा कर रहे हो और आप सिंगल एंट्री सिस्टम में कर रहे हो तो टैक्स अथॉरिटी क्या कोई भी आपसे कन्विंस नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में कि प्रैक्टिकली जो है हमको इसको कैसे बनाना है। देखो, अभी तक हम पढ़ते आए हैं बैलेंस शीट, पढ़ते आए कि नहीं पढ़ते आए बैलेंस शीट। तो भैया बैलेंस शीट में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक थी लायबिलिटीज़ और दूसरे थे एसेट्स। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एसेट साइड में एसेट लिखते थे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल को लिखते थे और नीचे सारे लायबिलिटीज़ को लिखते थे। लिखते थे कि नहीं, लिखते थे ना। हाँ, करना वही है, करना वही है। नाम बदल दिया ससुरे ने, नाम कर दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम बदल दिया। अगर आप रघुपति बोलो, राघव बोलो या राम बोलो, है तो एक ही, है तो एक ही, भगवान ही है सब। तो वैसे ही ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलो या बैलेंस शीट बोलो, है तो वही। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहता है, जब आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहता है तब आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं होता।
क्या नहीं होता, ओपनिंग कैपिटल नहीं होता। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। सिंपल है, कैसे बनाओगे, ये देखो फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में खाली एक ही चीज़ अलग है, खाली एक ही चीज़ अलग है। गैस करिए क्या, इस फॉर्मेट में एक ही चीज़ अलग है, गैस करिए क्या मैंने अभी बताया। इसका नाम हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बाकी सारा चीज़ इसके अंदर सेम है। आप देखो एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले हमको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी होंगी तो हम इसको लिख देंगे। फिर दोनों साइड में से जिस साइड पे बैलेंस कम रहेगा, जिस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, उस साइड हम लिख देंगे कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर इस साइड आया तो लिखेंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, और इस साइड आया तो लिखेंगे कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। इजी इजी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देना है। कैपिटल को नहीं रखना है क्योंकि कैपिटल होगा ही नहीं आपके पास, और जो भी बचेगा बैलेंसिंग फिगर उसको हम कैपिटल मान लेंगे। ये होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने बनाया, इसमें और बैलेंस शीट में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क तो मैं आपको पूछता हूँ, आप बताइए क्या फ़र्क होता है। अगर मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊँ और बैलेंस शीट बनाऊँ तो आप किस पे ज़्यादा भरोसा करोगे, बताओ ना। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दूं और एक बैलेंस शीट दूं तो आप किस पे ज़्यादा भरोसा करोगे, बैलेंस शीट पे, क्योंकि वो मोर रिलायबल होता है, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम से बना होता है ना। तो देखो पहली बात वही लिखी है यहाँ पे, रिलायबिलिटी, ये लेस रिलायबल होता है और ये मोर रिलायबल होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्यों बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्यों बनाते हैं बताइए। ये क्यों बनाया था हमने, क्यों बनाया था हमने, हमको सपना आया था इसको बनाने के लिए, नहीं, हमने बनाया था कैपिटल के लिए। किसके लिए, कैपिटल के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम बनाते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल के अमाउंट को निकालने के लिए। पर बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, एसेट और लायबिलिटी, ट्रू एंड कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए, यानी कि ट्रू एंड फेयर एसेट और लायबिलिटी को निकालने के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। फिर आता है ओमिशन। देखो बैलेंस शीट में अगर कोई चीज़ छूट गई तो क्या बैलेंस शीट का टोटल मैच होगा। आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया ना, इसके पहले वाले चैप्टर में, आप बताइए बैलेंस शीट में कोई चीज़ छूट गई तो क्या उसका टोटल मैच होगा, नहीं होगा। तो ओमिशन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ईजी टू डिस्कवर है, हमको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे गलत है बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा है। पर क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पता चलेगा, नहीं। क्यों पता है, क्योंकि आप तो बैलेंसिंग फिगर को ही कैपिटल बना रहे हो, तो आप चेक कैसे करोगे। मान के चलो 100 रुपये कम पड़ रहा है तो आप क्या कैपिटल में डाल दोगे उसको, क्योंकि आप तो बैलेंस कर रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे। तो बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जितना बचा वो उसमें डाल दो। झूठा है, कोई खाना फेंक कर गया, कुछ भी गया, उसको उठा के वहाँ पे डाल दो। ये हो गया ओमिशन। तो सम एसेट एंड लायबिलिटीज आर ओमिटेड एंड नॉट इजी टू डिस्कवर। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको समझ आया हो। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी। इसको देखकर आप घबराइएगा मत, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, मैं कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, पर आपको बताना है कैपिटल में क्या करते हैं। हम पहले कैपिटल लिखते हैं कैपिटल, फिर क्या करते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस ड्राइंग्स करते हैं, फिर प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस, यही करते हैं हम। फिर हमारा कैपिटल आ जाता है कि नहीं बताइए। और इस कैपिटल को हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ये तो आपको पता है, वैसा मत बोलिएगा ये नहीं पता मेरे को। देखो हम जब भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो पहले ओपनिंग कैपिटल लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, अगर कोई नया कैपिटल लाया है तो उसको प्लस करते हैं, तो आ जाता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। इजी, ठीक है। अब मेरे को निकालना है
इसी फॉर्मूले को यूज़ करके नेट प्रॉफिट निकालना है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके नेट प्रॉफिट निकालना है। तो मैं उल्टा जाऊंगा। कैसे उल्टा जाऊंगा भैया? यहाँ से ऐसे जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दूंगा, माइनस ओपनिंग कैपिटल। स्टार्टिंग में कर सकता हूँ और एंडिंग में भी कर सकता हूँ। चलो मैं लाइन से चलता हूँ, मैं लाइन से चलता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो, क्लोजिंग कैपिटल तो है मेरे पास। अब ये जो कैपिटल था, कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसको मैंने प्लस किया था तो यहाँ पे माइनस करूँगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस करूँगा। ड्राइंग्स माइनस में था, प्लस कर दूंगा ड्राइंग्स। हमारे पास नेट प्रॉफिट नहीं है, हमको नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो प्लस में था तो उसको कर दूंगा माइनस, तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस। सिंपल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, उल्टा करना है, खाली उल्टा करना है। क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स को प्लस, फर्दर कैपिटल को माइनस और ओपनिंग कैपिटल को माइनस, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर यही चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो स्टेटमेंट मैंने 3 लाइन में बनाया, उस स्टेटमेंट के लिए इन्होंने आधा पेज लिया है भैया। ठीक है, देखो, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग, तो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। हमने वही लिखा था, अगर आप देख रहे हो तो हमने वही लिखा था शॉर्टकट में, इन्होंने उसी के लिए एक प्रोफार्मा बना दिया। तो अब आपको पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालना है, समझ आ गया। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ देखो, ये देखो, यही तो मैं बता रहा हूँ भैया, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो था। ये ऊपर ये जो ये सब बना है, ये यही तो है, कैपिटल एट द एंड माइनस कैपिटल एट द बिगनिंग प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, कहानी खत्म। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कैसे बनाएंगे? जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन से एक्सपेंस हुए, कौन से इनकम हुए, तब हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, कई बार क्या होता है, बहुत सारी फिगर्स मिसिंग रहती है, तो इन मिसिंग फिगर्स को कैसे निकालना है? मिसिंग फिगर्स को कैसे निकालना है? मोस्ट कॉमन आइटम मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट नीड टू बी असर्टेन इनडायरेक्टली आर। अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये जो मिसिंग चीज़ें हैं इसको मैं कैसे निकालूंगा, ये जो मिसिंग चीज़ें हैं इसको मैं कैसे निकालूंगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूंगा? थोड़ी देर पहले बताया, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ, क्या नाम था इसका? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्रेडिट परचेस, या तो परचेस अकाउंट से या तो क्रेडिटर के अकाउंट से, क्योंकि क्रेडिटर के अकाउंट से भी निकाल सकते हैं ना क्रेडिट परचेस। बैलेंसिंग फिगर सेल्स अकाउंट से या तो डेटर के अकाउंट से। बिल्स पेबल क्रेडिटर के अकाउंट से, बिल्स रिसीवेबल डेटर के अकाउंट से। पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर के अकाउंट से, पेमेंट टू डेटर डेटर के अकाउंट से, और एनी अदर कैश बैंक रिलेटेड आइटम कैश अकाउंट से। समझ आया? तो ये जो भी फिगर्स गायब रहेंगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्रेडिट से कैसे निकालना है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल कैसे निकालना है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधा सीधा लेकर आता हूँ ब्रह्मास्त्र में। ये 4 अकाउंट मेरे ब्रह्मास्त्र है, ये 4 अकाउंट मेरे ब्रह्मास्त्र है। देखो, अगर आपको ये 4 अकाउंट बनाने आते हैं तो आप कोई भी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ना कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं दिया है, तो डेटर अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्रेडिट सेल दिया होगा, सेल्स रिटर्न दिया होगा, बिल रिसीवेबल दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। तो आपको ये सारों को अपनी जगह पे रखना है और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा कैश रिसीव्ड, इजी। अब मान के चलो क्रेडिट परचेज नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, क्रेडिट परचेज, तो आपके पास क्रेडिट परचेज को छोड़कर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, कैश कितना पे किया वो दिया होगा, परचेज रिटर्न दिया होगा, बिल्स पेबल दिया होगा और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आ जाएगा क्रेडिट परचेज। समझ आया? वैसे ही आपको अगर क्रेडिट सेल्स निकालना है, वैसे ही अगर आपको क्रेडिट सेल्स निकालना है तो आप निकाल सकते हो क्रेडिट सेल्स को। कैसे कैसे निकालोगे क्रेडिट सेल्स? ऐसे निकालोगे क्रेडिट सेल, डेटर अकाउंट बनाओगे, बाकी सारी चीज़ें दी होगी तो क्रेडिट सेल बच जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, तो क्रेडिट सेल निकल जाएगा यहाँ से। यानी कि आपको डेटर क्रेडिटर अकाउंट पता होना चाहिए किस साइड क्या लिखना है। देखो डेटर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट आएगा क्योंकि डेटर एसेट होता है, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री मारते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ये यहाँ पे आएगा क्रेडिट सेल। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, पैसा लेते हैं तो कैश इस साइड, सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न इस साइड, बिल रिसीवेबल टू डेटर, बिल रिसीवेबल इस साइड। सिमिलरली क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा क्योंकि क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। कैश पे किए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज रिटर्न किए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल किए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सिंपल। फिर आता है बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल मेरे लिए होता है एसेट और बिल्स पेबल मेरे लिए होता है लायबिलिटी। तो अगर एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर, लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर। बिल्स रिसीवेबल में पैसा आता है, बिल्स पेबल में पैसा जाता है, क्योंकि नाम में लिखा है रिसीवेबल और पेबल। रिसीवेबल में पैसा आएगा तो एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो बैंक इधर आ जाएगा। पेबल में एंट्री मारेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो जाएगा तो इस साइड आ जाएगा। और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो या तो डेटर आ जाएगा या तो क्रेडिटर आ जाएगा, सिंपल है, सिंपल है। तो आपको ये चारों अकाउंट बनाना आना चाहिए, ये चारों अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सीधा इलस्ट्रेशन में। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है इस इलस्ट्रेशन को और फिर आपको जो है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन खोल दिया हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। मिसेस सुरभि started a business on April 1st 2016 with cash 50,000, furniture 10,000, goods 20,000, मशीन 20,000। ये था डेट अप्रैल 1 2016, इम्पॉर्टेंट डेट है, ओपनिंग डेट है। तो एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं भी ये दिया हुआ है कि अप्रैल 1 को ओपनिंग कैपिटल क्या था, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं। अच्छा सॉरी क्यों भैया, नाम बदल गया है, नाम हो गया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब पहला दिया है अप्रैल 1 को, हम बना रहे हैं 1/4 को,
कैश, कैश एसेट होता है 50,000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्नीचर एसेट होता है 10,000। गुड्स एसेट होता है 20,000। मशीन एसेट होता है 20,000। कुछ और दिया है क्या? नहीं दिया। उसके बाद एक लाइन दिया है, ड्यूरिंग द ईयर सी फर्दर इंट्रोड्यूस 20,000 इन बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 20,000 डाल रही है, अभी तो स्टार्टिंग में तो नहीं डाली ना, नहीं डाली। तो अब मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। देखो इस ईयर का टोटल कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, बैलेंसिंग फिगर। अब मेरा ओपनिंग कैपिटल निकल गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाकर, निकल गया ओपनिंग कैपिटल। किसी को कोई डाउट ओपनिंग कैपिटल कैसे निकला, क्या हुआ क्या नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। तो ओपनिंग कैपिटल मेरा आ गया 1 लाख। आइए देखते हैं क्या ओपनिंग कैपिटल इसके आंसर में निकला हुआ है। जी हाँ, जी हाँ निकला हुआ है, देख रहे हो आप, निकला हुआ है। ये देखो कितना निकला हुआ है, देखो क्या मैंने ऐसे ही बनाया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। ये आ गया ना मेरा 1 लाख आ गया ना। क्या क्या लिखे, 50 50 20 10 20 1 लाख और 1 लाख। ये आ गया मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आवर बुक्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। हमको क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमको चाहिए परचेज और सेल्स चाहिए ना। तो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। पहला, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आया। कैश सेल, कैश सेल दिया हुआ है 45, कैश परचेज दिया हुआ है 25। वेजेस पेड, वेजेस पेड दिया हुआ है। सैलरीज टू स्टाफ, ट्रेड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिक बिल ऑफ फैक्ट्री, ड्राइंग्स ऑफ सुरभि, कैश पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिटर्न ऑफ, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या कहीं पर क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल दिया हुआ है क्या? नहीं। नीचे पढ़ते हैं, मिसेस सुरभि यूज गुड्स वर्थ ₹2500 फॉर प्राइवेट पर्पस which is not recorded in the books. Depreciation charge furniture 10%, machinery 20%. Debtor on 31st March were worth 70,000. Debtors का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 70,000, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 35,000 ऑन द सेम डेट। द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 25,000। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल नहीं दिया हुआ है, आपको कैश परचेस और कैश सेल दिया हुआ है। तो आपको क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मेरे को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बताओ, मेरे को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा डेटर का अकाउंट। सबसे पहले मैं बनाऊंगा डेटर का अकाउंट। डेटर के अकाउंट बनाएंगे अपन। डेटर के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आता है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। ठीक, ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर का, क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया, नील। ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो नील। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखोगे ध्यान से
तो दिया हुआ है कि डेटर से कितना पैसा मिला, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये देखो दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 57,500, यानी कि डेटर से हमको 57,500 मिला। तो जब पैसा मिलता है तो क्या एंट्री मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में आ जाएगा बाय बैंक 57,500। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत, मैंने 57,500 लिखा है तो नहीं। अब देखते हैं डेटर अकाउंट में और क्या आता है, क्या कहीं पर सेल्स रिटर्न है, क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है। क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम किसको देते हैं, डेटर को देते हैं, और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर को। डिस्काउंट अलाउड जो है वो है आपका 1200, डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है क्योंकि डिस्काउंट एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या मारेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इससे आ जाएगा डिस्काउंट 1200, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बैड डेप्ट, क्या एंट्री पास करते हैं बैड डेप्ट की, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर करते हैं ना, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो मेरा बैड डेप्ट आ गया 1300, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा देखो, द डेटर्स ऑन March 2017 वेर वर्थ ₹70,000, क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरा 70,000। क्या कहीं पर क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल दिया है, बिल्स पेबल दिया है, नहीं दिया, तो इससे ज़्यादा तो कुछ आ नहीं सकता मेरे डेटर अकाउंट में, आ सकता है क्या बताओ, इससे ज़्यादा कुछ मेरे डेटर अकाउंट में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो अब जो बचेगा वो आएगा मेरा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स 57,500 प्लस 1200 प्लस 1300 माइनस प्लस 70,000, तो 1,30,000 आ गया मेरा क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, नहीं। आइए देखते हैं इसका कितना आया, ये देखो इसने बनाया है टोटल डेटर अकाउंट, अगर आपको दिख रहा हो तो बैलेंस कितना आया इसका भी 130, हमारे जैसे लिखा है इन्होंने, देखो सेम टू सेम 57,500 1,200 1,300 और 70,000 आ गया मेरा क्रेडिट सेल आ गया। अब क्वेश्चन में कहीं भी क्रेडिट वो दिया है क्या अपना क्रेडिट परचेज, नहीं दिया, तो अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिटर का अकाउंट। अब क्रेडिटर का अकाउंट लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी होता है तो ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इस साइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं है तो नील, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये देखो क्रेडिटर्स 35,000, और क्या दिया है, और क्या दिया है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है, देखो कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना 42,000, तो जब कैश पे करते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू कैश 42,000, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 3,000, बस, और कुछ आना चाहिए क्या इसके अंदर, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, तो मेरा आ जाएगा 35 प्लस 3 प्लस 42, टोटल क्रेडिट परचेस आ गया मेरा 80,000, बैलेंसिंग फिगर इधर का भी 80, इधर का भी 80,
ईजी है, इसमें भी 80 आया होगा क्योंकि हमने सही बनाया है। ये देखो 80,000, 42 335 आया ना 80। ठीक है, तो अभी हमने क्रेडिटर और डेटर अकाउंट बना लिए और हमारा क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स आ चुका है हमारे पास। अब हमको क्या बनाना है, और कैश अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में कहीं भी कैश अकाउंट नहीं दिया है, दिया है क्या? नहीं दिया है, तो अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट देखो, सबसे पहले आते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस 50,000। एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा। क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है क्या? कैश एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कैश अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 और ओपनिंग बैलेंस 50,000। ठीक है, अब सबसे पहला ये 20,000 रुपये लेकर आई थी, देखो लिखा हुआ है, सी फर्दर इंट्रोड्यूस 20,000 इन बिजनेस बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है बताइए। तो कैश में जो है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अब ये जो 20,000 लेकर आया था, ये जो 20,000 लेकर आया था, उस 20,000 को हमको लिखना पड़ेगा। ये देखो इंट्रोड्यूस 20,000 लिखा है, इंट्रोड्यूस 20,000। तो 20,000 पैसा लेकर आया, तो मैं इसे लिखूंगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000। जो पैसा आएगा वो इस साइड और जो जाएगा वो राइट वाले साइड में लिखना है। ठीक है, फिर अच्छा डेटर से पैसा आया तो डेटर्स 57,500। सेल से पैसा आया 45,000 सेल्स। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैश परचेज इस साइड आएगा, परचेज 25,000। वेजेस पेड 5,000। सैलरीज 17,500। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? ट्रेड एक्सपेंस 6,500। क्योंकि सारे में पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे इलेक्ट्रिक बिल और ड्राइंग्स। इलेक्ट्रिक बिल और ड्राइंग्स कितना कितना है देखो, इलेक्ट्रिक बिल 7,500 और ड्राइंग्स 3,000। ठीक है, फिर कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश टू क्रेडिटर कितना है? 42,000। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीट में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। बैड डेट्स में भी कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। कैश बैलेंस एट द एंड 20,000 तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। और कुछ बचा है क्या? सोचो, और कुछ बचा है क्या? सोचो। और कुछ बचा है कहीं पे तो बताओ, उसको कंप्लीट करते हैं। देखो 25 5 17,500 6,500 7,500 25 5 17,500 6,500 7,500। अरे क्रेडिटर्स 42,000, क्रेडिटर्स 42,000, क्लोजिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग बैलेंस 20,000। ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स 3,000 लिखा हुआ है यहाँ पे।
3000 लिखा हुआ है तो मैंने 3000 लिखा, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरा 50,000 प्लस 20,000 प्लस 57,500 प्लस 45,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000 माइनस 17,500 माइनस 6,500 माइनस 7,500 माइनस 3,000 माइनस 42,000। इसको 36 कर दो आप क्वेश्चन में इस 3,000 को 36 करना है, 36,000 तो माइनस 33,000। 36 करूँगा यहाँ पर भी 36,000 माइनस करूँगा 42,000 माइनस 33,000 माइनस 20,000। तो जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया वो मैं बैंक का बैलेंस मानूंगा। किसका बैलेंस मानूंगा? बैंक का बैलेंस। कितना? 13,000 आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। समझ आया अब आपको कैश अकाउंट कैसे बनाना है? इजी है कैश अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। कैश अकाउंट कैसे बनाना है आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आएंगे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस की तरफ। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस की तरफ। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग में आ जाएगा आपका सेल्स। देखो कैश सेल कितना था? 45,000 था कैश सेल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्रेडिट सेल हमने निकाला था 1,30,000। तो मेरा टोटल सेल आ गया 1,75,000। फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपको पता हो तो 25,000। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ये रहा गुड्स वर्थ ₹20,000। परचेस हमने निकाला, क्रेडिट परचेस और कैश परचेस। कैश परचेस 25,000 और क्रेडिट परचेस आ गया मेरा 80,000, तो आ गया 1,05,000, ठीक है। और ये 2500 का जो लेकर गया है गुड्स उसको माइनस कर देंगे। माइनस ड्राइंग्स 2,500 तो आ जाएगा 1,02,500, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक था मेरा 20,000। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्या आ सकता है? देखो वेजेस आ सकते हैं इसके अंदर। वेजेस 5,000, तो वेजेस आ जाएगा इसके अंदर। और सैलरी तो नहीं आएगा, रेट भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक बिल ऑफ फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री का बिल है तो आएगा, शॉप का बिल है तो नहीं आएगा। तो फैक्ट्री का बिल 7,500 हो गया। इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ आएगा। तो 1,75,000 प्लस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 1,02,500 माइनस 5,000 माइनस 7,500, तो मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा मेरा 65,000। और अब मैं लिखूँगा सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, ट्रेड एक्सपेंस। सैलरी कितनी थी? 17,500, 6,500 था मेरा ट्रेड एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, ड्राइंग्स नहीं आता, क्रेडिटर डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट अलाउ 1,200, डिस्काउंट रिसीव्ड जो मेरे लिए इनकम है 3,000, बैड डेप्ट 1,300, डेप्रीशिएशन 10% फर्नीचर पे, 20% मशीन पे। मेरा मशीन था 20,000 का, 20% 4,000, मशीन का 4,000 और फर्नीचर का 10%।
फर्नीचर 10,000 का 10% 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 5,000। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या? कितना आ गया? 65 प्लस 3 माइनस 36,500 आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया 36,500। ठीक है, इजी, बहुत ही इजी, कुछ नहीं किया हमने। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल आता है जो कि हमने निकाला बड़ी मेहनत से, 1 लाख, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। प्रॉफिट कितना हुआ था मेरा? 36,500, प्लस एडिशनल कैपिटल भी लेकर आई थी 20,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग्स में 2 ड्राइंग्स की थी, एक तो 2,500 के गुड्स और 36,000 का कैश। तो 36,000 प्लस 2,500 आ गया, 38,500 की ड्राइंग्स हो गई। तो मेरा कैपिटल आ गया 1 लाख प्लस 36,500 माइनस 38,500 प्लस 20,000, 1,18,000। मशीन और फर्नीचर दोनों में डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। और कैश और बैंक का 13,000 निकाला था मैंने, कैश का 20,000 निकाला था, कैश अकाउंट बनाया था तब। डेटर्स कितने थे? क्लोजिंग बैलेंस 70,000। और मशीन था 20,000 माइनस 4,000 16,000। और फर्नीचर 9,000। और क्या बच गया? क्रेडिटर्स बच गए 35,000। और कुछ क्लोजिंग स्टॉक 25,000। तो 1,18,000 प्लस 35,000 153,000 16 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 70 प्लस 25 153,000 हो गया मेरा बैलेंस शीट टैली। इजी क्वेश्चन था मेरा, बैलेंस शीट टैली हो गया। तो ऐसे आपको बनाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जो है हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। इस चैप्टर का आंसर आपको देखना है तो आप देख सकते हो 153, ठीक है। देखो मेरा भी उतना ही आया, 153 आया, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसे रिवीजन के वीडियोस मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। डाउट है कोई भी आपको तो कमेंट करिए डाउट को, पर कमेंट जो है वो डिटेल में करिएगा ताकि मेरे को आपका डाउट समझ आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।